नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, आपने इस लेक्चर से पहले जे थॉमसन मॉडल पढ़ा। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम में बिल्कुल पुडिंग की तरह या फिर वाटरमेलन की तरह रहते हैं, जहाँ पर वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा प्रोटॉन है और उसमें जो स्कैटर्ड बीज आपको दिखाई देते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। उनकी थ्योरी को चैलेंज किया रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो वो स्टेबलाइज करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर ये बात याद रखिए कि ये एक्सपेरिमेंट तकरीबन 1906-1908 के मध्य किया गया था और अभी तक न्यूट्रॉन की आविष्कार नहीं किया गया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था, वो चैडविक ने 1932 में किया था। तो यानी ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही बात की जाएगी। न्यूट्रॉन का यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप कहीं पर न्यूट्रॉन पढ़ते हैं तो प्लीज़ उसको ये मान के चलिए कि जब तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ है तब तक न्यूट्रॉन अभी पिक्चर में नहीं है, डिस्कवर नहीं किया गया है। चलिए, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मैंने यहाँ लिख रखा है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो पहले तो ये समझिए कि अल्फा क्या चीज होती है। बुनियादी तौर पर मैं आपको छोटी छोटी डिटेल बताऊंगी। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, धैर्य के साथ सुनिए। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये सुनिए, अल्फा पार्टिकल्स या फिर अल्फा रेडिएशंस, ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो आप दोनों ही सेम मान के चलिए, क्योंकि जब रेडिएशंस होती हैं तो उसमें पार्टिकल्स ही होते हैं ना। तो ये अल्फा पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम हो गया जैसे, तो जब ये डीके करते हैं तो इनमें से रेडिएशंस निकलते हैं। आपको पता है रेडिएशंस अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, तो उसमें हम अल्फा रेडिएशंस की बात करेंगे। अल्फा रेडिएशंस जब ट्रैवल करता है, कोई भी चीज़ जब ट्रैवल करती है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है, इसलिए अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया ये तो आपको पता चल गया। अब अपनी बुकों में आप देखेंगे कि अल्फा 2 पॉजिटिव लिखा होगा, कहीं कहीं आपको He2 पॉजिटिव भी लिखा मिल जाएगा। तो पहले तो ये समझिए कि अल्फा पार्टिकल के आगे 2 पॉजिटिव क्यों लिखा जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ रादर, कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, जिसे हम आइडियल एटॉमिक स्ट्रक्चर मानते हैं, उसके हिसाब से कोई भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास हमारे शेल्स होते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियर पार्ट कहलाया जाता है, न्यूक्लियस वाला। और न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाया जाता है, ठीक है। अभी हमने रदरफोर्ड शुरू नहीं किया है, अभी आप सिर्फ ये समझिए इसका कॉन्सेप्ट। तो आप ये जानते हैं अब बोर्स मॉडल आने के बाद कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जो हीलियम है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 2 है। अब क्योंकि प्रोटॉन 2 है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही शेल है, इनिशियल शेल, जिसको आप के शेल बोलते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको ये भी पता है कि वैसे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सारे नोबल गैसेस हैं, इजीली रिएक्ट करते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते नहीं हैं। पर अगर हीलियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर हीलियम दे दे किसी को, तो इसका मतलब He क्या बन जाएगा? 2 पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब He का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 2 ही था, लेकिन इसका जो मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर जो है इसका वो है 4, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन भी थे, लेकिन क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉन वाला शेल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास सिर्फ प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर अभी भी 2 ही है, लेकिन इस पे चार्ज आ जाएगा He2 पॉजिटिव। तो सिमिलरली इस एटम के जैसे, हीलियम के एटम के जैसे ही होता है अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल का मतलब इसके पास एटॉमिक नंबर इसका 2 होगा, एटॉमिक मास नंबर इसका 4 होगा, लेकिन इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। इसलिए कई जगहों पर आपको अल्फा 2 पॉजिटिव या फिर He2 पॉजिटिव लिखा मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि अल्फा पार्टिकल रिजेंबल्स हीलियम एटम
वो हीलियम एटम जिसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अगर आप ये देखें या ये देखें तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं ऐसा मानकर चलती हूँ। हमारे पास अल्फा कहाँ से आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की तरफ। देखिए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया कि थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया और उसको चैलेंज किया उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने। चलिए, रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, ब्रिटिश फिजिसिस्ट कहलाए जाते थे और फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहलाए जाते हैं। ये बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। ये क्या है हमारा? ये है गोल्ड फॉइल, ठीक है ना। तो गोल्ड फॉइल क्यों लिया? क्योंकि बहुत मेलेबल होता है, एक बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतनी थिन शीट है कि आप मान के चलिए कि एक पूरे फॉइल में तकरीबन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ 1000 एटम्स होंगे। कहने का मतलब बहुत थिन शीट उसकी लेना हमारे लिए पॉसिबल था। तो पहले ये स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर समझेंगे कि किताबों में कैसा पिक्चर दे रखा है, उसके क्या मायने हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका गोल्ड फॉइल। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक शीट है जिसे आप बोलते हैं फ्लोरेसेंट शीट। ओके, फ्लोरेसेंट शीट। चलिए, फ्लोरेसेंट शीट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी शीट जिस पर अगर किसी भी तरीके की कोई भी लाइट पड़ेगी तो फिर उसमें से थोड़ी सी चमक आ जाएगी, फ्लोरेसेंट शीट, ठीक है ना। चलिए, अब ये हमारा गोल्ड फॉइल है। अब होता क्या है, यहां से अल्फा रेज पास की जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगी साथ के साथ कि ये जो अल्फा रेडिएशंस होती है ना, अक्सर किताबों में आप देखेंगे कि ये एक लेड है, एक लेड का बॉक्स है, लेड का बॉक्स ले लिया है और उस लेड में अल्फा सोर्स रख दिया है जिससे अल्फा रेडिएशंस निकलेंगे, ठीक है ना। लेड बॉक्स क्यों लिया गया है? क्योंकि ये जो लेड का जो बॉक्स होता है ना, ये इसकी काफ़ी हाई डेंसिटी होती है। इस लेड के बॉक्स को ये अल्फा रेडिएशन इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, यानी इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो लेड बॉक्स है ये इस अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ नहीं आने देगा, यानी अल्फा पार्टिकल सीधे गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेगा, ठीक। फिलहाल इस पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। तो ये जो अल्फा रेडिएशंस है, अभी हमने पढ़ा अल्फा पर है 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। फिलहाल रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझने के लिए तो आप न्यूट्रॉन को भूल ही जाइए, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन पिक्चर में है नहीं। यानी अब हमारे पास ये मान के चलते हैं, ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट निकल कर आएगा। ये मान के चलिए कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज, और बाहर का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, पर ये अभी तक एक्सपेरिमेंट करने तक सिद्ध नहीं हुआ था, होगा, पर ये इसलिए बता दिया क्योंकि आपको इजी रहेगा समझने में। चलिए, तो रेडिएशंस यहाँ से फॉलो अप होते हैं। आपको पता है जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं तो उसकी जो रोशनी होती है स्कैटर होती है ना, तो हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये रेडिएशंस जैसे ही गोल्ड फॉइल से टकराएगी अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी। तो उन अलग अलग डायरेक्शंस को मैं यहाँ बना लेती हूँ। ये रहा हमारा अल्फा रेडिएशन, मान के चलिए अल्फा रेडिएशन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, सीधे कई रेडिएशंस बना देती हूँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, ये गोल्ड फॉइल है, ये है न्यूक्लियस। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियस, जितने भी ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में अभी क्या है? प्रोटॉन है। सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक, पहले से आपको बता रही हूँ ताकि आप रेफरेंस समझ पाएंगे इस एक्सपेरिमेंट का। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है यानी न्यूक्लियस है हमारा पॉजिटिव, ये सारा न्यूक्लियस पॉजिटिव है, और इसके आसपास का जो पोर्शन है वो सारा नेगेटिव होगा। तो ये जो अल्फा रेडिएशन है जो पॉजिटिव इन नेचर है, जब इन इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स से पास होंगी तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से क्रॉस होंगी तो इनका ताल्लुक पड़ेगा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा और स्ट्राइक करेगा। अब क्योंकि रेडिएशंस हैं हाई स्पीड पे जा रहे हैं, तो अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से होके गुजरते हैं
न्यूक्लियस से दूर गुजरते हैं, फ्लोरेसेंट शीट पे जाके स्ट्राइक करेंगे और वहीं पर आपको एक चमक महसूस हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये न्यूक्लियस, ये रेडिएशन तो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से गया था, सीधे चला गया। ये रेडिएशन देखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से गया, सीधे चला गया। ये भी यहाँ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से गया है, सीधे चला गया। ये देखो, ये भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से गया है, ये भी सीधे चला गया। ठीक है, कितनी जगह स्ट्राइक कर दिया ना रेडिएशन ने। लेकिन ये वाला जो रेडिएशन है, ये वाला जो आप मान के चलिए, ये न्यूक्लियस के करीब है, बहुत करीब नहीं है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन इतना दूर है कि इससे इन्फ्लुएंस हो सके तो ये दे देगा आपका डिफ्लेक्शन, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन दिया है। लेकिन ये वाला जो रेडिएशन ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ये न्यूक्लियस की बिल्कुल न्यूक्लियस पर जाकर टकरा रही है। क्योंकि ये न्यूक्लियस से जाकर टकरा रही है, इसीलिए ये बाउंस बैक कर जाएगी, जहां जा रही थी वहीं से वापस। जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब से गुजर रहा है, ये मान के चलिए न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजर रहा है, ये थोड़ा दूर था, ये थोड़ा पास है, तो ये क्योंकि ज्यादा पास है, ये हाई एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और जो देखो, ये भी न्यूक्लियस के पास है, यानी ये न्यूक्लियस के बहुत पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है, यानी ये एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब फ्लोरेसेंट शीट से नहीं टकराएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या कलेक्ट किया? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये कलेक्ट किया कि जब अल्फा रेडिएशंस गोल्ड शीट से टकराती हैं, गोल्ड शीट का क्या मतलब है? बहुत सारे एटम्स हैं। बहुत सारे एटम्स का मतलब बीच में पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है। ये अभी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब रदरफोर्ड ने भी यही इन्फर किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जब फ्लोरेसेंट शीट पर कई जगहों पर स्ट्राइक होते हुए देखी रेडिएशंस को, तो इन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा है कि बहुत सारे रेडिएशंस तो स्ट्राइक ही कर गए। देखो यहाँ पे कितने सारे रेडिएशंस स्ट्राइक ही कर गए हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बहुत बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं और कुछ छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। इसका क्या मतलब हुआ? तो इन्होंने निकाला एक इसका कंक्लूजन। इन्होंने कहा कि देखो, होना हो जो हमारे थॉमसन भैया ने कहा था ना कि एक स्फीयर है, ये पूरा पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव में कहीं कहीं नेगेटिव एम्बेडेड है। भाई अगर ऐसी बात होती तो इतने सारे डिफ्लेक्शंस तो नहीं आते, क्योंकि अगर ये पूरा ही पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव में कहीं कहीं नेगेटिव है, तो आप खुद बताइए, अगर पूरा एटम ही पॉजिटिव है, वाटरमेलन की तरह पॉजिटिव है और उसमें बीच में नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उस पूरे पॉजिटिव से जब अल्फा रेडिएशन टकराएगी तो फ्लोरेसेंट शीट को तो नहीं टच कर सकती, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तब तो उसको बाउंस बैक कर देना चाहिए था, रिबाउंड हो जाना चाहिए था, पर रिबाउंड तो नहीं हो रहा। ये देखो, फ्लोरेसेंट शीट से टकरा रही है कितने सारे पार्टिकल्स, कितने सारे रेडिएशंस। तो इन्होंने इन्फर किया कि भैया ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि जो हमारा पॉजिटिव पोर्शन है वो कहीं बीच में है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशंस यहाँ पे जाकर स्ट्राइक कर रही है वो आउटर मोस्ट से स्ट्राइक कर रही है। जो डिफ्लेक्ट हो रही है छोटे एंगल पर और जो डिफ्लेक्ट हो रही है बड़े एंगल पर, उन सबको स्टडी किया तो ये पाया गया कि जो बीच वाला पोर्शन है वहां से कोई भी रेडिएशन क्रॉस नहीं हुई है, यानी बीच वाले पोर्शन में ही पॉजिटिव है। क्लियर हो गई बात। अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। तो यानी जो बीच वाला पोर्शन है उसमें ही प्रोटॉन है और वो बीच वाले पोर्शन को अल्टीमेटली न्यूक्लियस नाम लिया गया। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इस बाहर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। यानी जो थॉमसन ने कहा था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, ऐसा तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली एक एटम है जिसमें बीच में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर वाले एरिया में उसमें नेगेटिव चार्ज है। ये इन्फर किया गया। इसका दोबारा से सुन लीजिए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से जो रेडिएशंस गुजरे वो फ्लोरेसेंट शीट से जाके टकराए। जो न्यूक्लियस से बिल्कुल टकरा गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट टकरा गए हैं, उन्होंने बाउंस बैक कर दिया, बिल्कुल रीबाउंड हो गए हैं। और जो थोड़ी दूर से बिल्कुल बहुत कम फासले से गए वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और जो थोड़ी दूर से गए वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन फ्लोरेसेंट शीट से तो नहीं टकराए। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमें स्पष्ट कंक्लूजन नजर आ रहा था। ठीक है, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए प्लीज। 3 ऑब्जर्वेशन है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जाएंगे, ये पहला ऑब्जर्वेशन है।
कुछ अल्फा रेडिएशंस जो हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे छोटे छोटे एंगल पर, और बहुत ऐसे छोटे छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे, और बहुत कम ऐसे रेडिएशंस होंगे जो बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये है 3 ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हो गई बात? 3 कहिए या 4 कह दीजिए। कुछ स्ट्रेट गए, कुछ छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ बहुत बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ बाउंस बैक कर गए, रिबाउंड किए। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ऑब्जर्वेशन के बाद अब फिर इन्फ्रेंस क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन ये निकला कि भैया ऐसा है कि न्यूक्लियस जो है ना वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियस सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, ये बहुत डेंस और बहुत हार्ड है, बहुत डेंस और बहुत हार्ड है। ये अल्फा रेडिएशंस को अपने अंदर से पेनिट्रेट नहीं होने दे रहा, इतना डेंस है, इतना हार्ड है, क्योंकि पॉजिटिव है, वैसे भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ये दूसरी बात। तीसरी बात, न्यूक्लियस जो है ना होना हो बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज में है, क्योंकि रेडिएशंस कम ही बाउंस बैक हुई हैं, कम ही डिफ्लेक्ट हुई हैं, लेकिन स्ट्रेट जाने वाली रेडिएशंस की जो संख्या है वो ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? ये ऑब्जर्वेशंस थे। दोबारा से सुन लीजिए, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा डेंस है, डेफिनेटली हार्ड भी होगा, और न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। किताबों में आप लिखा पाएंगे कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस के। दोबारा से सुनिए, जो रेडियस है ना न्यूक्लियस का वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है रेडियस ऑफ द एटम के, यानी एटम का जो ओवरऑल साइज है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के बिल्कुल बीचों बीच। क्लियर हो गई बात? तो ये था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद 2 चीजें निश्चित हो गई कि पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, हार्ड होता है, डेंस होता है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो रेडियस होता है वो छोटा होता है। एटम अपने आप में बहुत बड़ा है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में वितरित रहते हैं। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। मैं फिर से आपको बता दूं कि अभी तक न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, ये तो अल्फा एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको पूरा खोल के बताया। अब मैं बताना चाहूंगी कि किताबों में आप कैसे पढ़ेंगे। बुक्स में जब आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो किस तरीके से उसका पिक्चर दिया होता है, एक मैं वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आई होप कि ये गीला ना रह जाए बोर्ड। इसको दोबारा से एक बार पोंछ देती हूँ। मीनवाइल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी बच्चों कि कभी भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है ना, आप 1000 बार पूछेंगे, मैं 1000 बार उसको क्लैरिफाई करूँगी। कोई भी डाउट अगर आपने संकोच के कारण अपने मन में रख लिया ना, तो वो डाउट ही आगे जाके फिर प्रॉब्लम देता है। इसलिए पूछो, कोई भी टीचर खुश होती है, मैं भी खुश होंगी अगर आप मुझसे पूछेंगे। आप अपने टीचर से भी पूछेंगे तो दे विल ऑल्सो हैप्पीली हेल्प यू। सबको अच्छा लगता है कि बच्चे सवाल पूछ के अपना डाउट क्लियर करें। किताबों में जो आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ इस तरीके का दे रखा होगा, ऐसे। ठीक है ना, मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा सोर्स है, यह है रेडियो एक्टिव सोर्स। ये बेसिकली लेड का बॉक्स है। अब मुझे थोड़ा यही होता है कि गीला कपड़े से अगर पोंछ दो ना तो बोर्ड फिर आसानी से सूखता नहीं है। ठीक, तो बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको बेसिक आइडिया समझ में आ जाए। यहाँ है आपकी गोल्ड फॉइल। जो गोल्ड फॉइल, अभी हमने सिर्फ गोल्ड फॉइल ली थी ना, और फ्लोरेसेंट शीट एक ले ली थी हमने, तो ये बेसिकली फ्लोरेसेंट शीट है। ठीक है ना, ये है आपकी गोल्ड फॉइल, ये है आपका लेड बॉक्स। मैंने अभी आपको बताया था ना कि लेड बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि लेड बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, और इस लेड बॉक्स में हमने अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख रखा है जिससे अल्फा पार्टिकल निकले, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और यहाँ हमने एक छोटा सा छेद कर रखा है, और यहाँ पर है आपका एक छोटा सा छेद। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आई एम सो सॉरी, बोर्ड थोड़ा गीला है। ये इस तरीके से ये है गोल्ड शीट, ये है लेड बॉक्स। लेड बॉक्स ही क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि लेड बॉक्स को अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी अल्फा पार्टिकल्स के लिए एक छोटा सा जो छेद हमने छोड़ दिया है, उससे सीधे जाके ये गोल्ड प्लेट को स्ट्राइक करेगा या गोल्ड शीट
शीट को स्ट्राइक करेगा, इधर उधर नहीं फैलेगा, फायदा नहीं है, लेड बॉक्स उसको एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा लेड बॉक्स और ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स, भी आपको किताबों में लिखा दिखाई देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रेडियो एक्टिव सोर्स का मतलब है कि ऐसा सोर्स जिससे अल्फा रेडिएशन ही निकलेगा, क्योंकि हम बेसिकली अल्फा रेडिएशन की मदद से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये रहा आपका गोल्ड फॉइल। आप जैसे ही ये रेडिएशन इस पे पढ़ेंगे, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा, कुछ बाउंस बैक होंगे, कोई स्ट्रेट बाउंस बैक होगा, कोई डिफ्लेक्ट होगा अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आपकी किताब में दिखा रखा होगा। ये है आपका गोल्ड फॉइल, ठीक है ना, और ये है आपकी फ्लोरेसेंट शीट। और फ्लोरेसेंट शीट किस चीज की बनी हुई होगी? ZnS, जिंक सल्फाइड की, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। पर इस तरीके से बच्चों को समझाने में कई बार समझ में नहीं आता है, इसलिए जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था, यूजुअली आपके क्लास में उस तरीके से आपको बताया जाता है ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, और मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है इसमें। हाँ, याद रखिए हमने थॉमसन में भी पढ़ा था कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसका मास ज़्यादा ही होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। ये मुझे आपको बताना था। बाकी अगर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको कोई डाउट है तो पूछिएगा। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशंस बताई जा चुकी हैं। इनकी थ्योरी भी, एटम का जो स्ट्रक्चर इन्होंने अब देंगे ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद, वो भी उस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। और फिर आती है हमारी बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तो इनकी थ्योरी को भी खारिज किया गया था। खारिज का मतलब ये नहीं होता कि थ्योरी को कैंसिल कर दिया, नो। इसका मतलब होता है कि इनसे एक सवाल कोई पूछा गया जिसका जवाब ये दे नहीं पाए, ऑथेंटिक नहीं कर पाए अपनी थ्योरी को, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी थी जो अटक गई, किसी और साइंटिस्ट ने फर्दर उसको थ्योरी को आगे लेकर गए, एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर गए, और उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी अब जिस पे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया। याद रखिए अभी तक न्यूट्रॉन पिक्चर में नहीं आया है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद में रिवीजन होगा और न्यूट्रॉन भी आपके पिक्चर में आएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, इतना समझ में आया? कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गर्मी है, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपकी जय हो, ऐसा आप मानकर चलिए, भगवान आपकी जय किसी न किसी दिन करा ही देगा। भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जो भी आप कंफर्टेबल है, जिसके साथ भी आपका अच्छा कनेक्शन है, यानी कहने का मतलब एक यूनिवर्सल सोर्स है जो हमेशा हमारे कर्मों को देखती है, ठीक है ना। तो अपने ऊपर काम कीजिए, आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। बाकी डाउट ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।